बोलो। वापिस से शुरू से। नमस्कार मित्रों। आपका नाम भी बोलो। मेरा नाम शैलेंद्र डड्डा है और मैं सामाजिक जीवन से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। और इसी क्रम में पिछले कुछ समय से मैं हिम्मत सेठ साहब के साथ और इनके कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज शनिवार है तो शनिवार को हम लोग एक चर्चा का छोटा सा कार्यक्रम करते हैं। तो आज भी हम एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज मैं हिम्मत सेठ साहब से उनके पत्रकारिता के जीवन के बारे में बातचीत करूंगा। हिम्मत सेठ साहब उदयपुर में एक निर्भीक और सच्चे पत्रकार के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। आपका पत्र जो है महावीर समता संदेश, वो लंबे समय से लगातार नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है, जिसमें आप जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे जो हैं वो उठाते हैं। इसके सिवा इसके साथ आप जो है शहर के अंदर जन चेतना जगाने का काम निरंतर कर रहे हैं। इसके लिए आप संवाद आयोजित करते हैं, समय समय पर गांधी जयंती या दूसरे जो मौके होते हैं उन पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो ये जो है हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत है। तो आज हम जो है हिम्मत सेठ साहब से उनके पत्रकारिता के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सर, आपने जो है ये पत्रकारिता का जीवन जो है आपकी इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी? जैसे आपका पहले से इस और रुझान था या कोई घटना विशेष ने आपका इस और मोड़ दिया? धन्यवाद शैलेंद्र जी। आपने जो प्रश्न पूछा है वो मेरे को 30 साल 35 साल पीछे ले गया। जी सर। दरअसल क्या है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था जी। और पहले ट्रेड यूनियन में काम करता था। ट्रेड यूनियन में मैंने नौकरी भी 5-6 साल नौकरी की, उसके बाद मेरा टर्मिनेशन हो गया। और उसके बाद मैं मतलब ट्रेड यूनियन से फिर भी जुड़ा रहा काफ़ी टाइम तक। और मैं अपना व्यवसाय छोटा मोटा जो भी मेरे से होता था, क्योंकि जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी होता है, और तो मैं वो अपना व्यवसाय करता था। और व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक काम और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। और तो बहुत पहले हम लोग उस समय जनता पार्टी में भी था। और जनता पार्टी जब 77 में बनी जी सर, तो मैं जिले की कार्यकारिणी का मेंबर था। जब बीजेपी और बाकी सारे पार्टियां मिलकर के जब बीजेपी बनी थी, ये मतलब जनता पार्टी बनी थी। और उसके बाद मैं जब अलग हो गए तो जनता पार्टी बनी, तो जनता पार्टी का शहर का मैं अध्यक्ष रहा। और बाद में मैं जिला जनता दल का जिला सचिव रहा हूँ, और बहुत सालों तक रहा हूँ जिला सचिव। तो मैं लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जिनको बयान नहीं की जा सकती, और उसने मेरा राजनीति से बिल्कुल मोह भंग कर दिया। और उसके बाद में मतलब 92 में 91 में मेरा मोह भंग हो गया था। मैंने राजनीति को छोड़ दिया बिल्कुल। मैंने मतलब एक कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद मैंने ये तय किया कि मैं अब राजनीति किसी पार्टी में नहीं रहूंगा, और मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ये सारी घटना के बाद जब मैं घूम रहा था, उसके पहले पता नहीं क्यों मैं अखबार तो मतलब सोच रहा था कि अखबार एक निकाला जाए। और इतना ही था, मतलब मैं कोई उसको पेशेवर होना नहीं चाहता था। मैं इतना ही था कि भाई अपने पार्टी का काम करते हैं, उसके साथ साथ एक अखबार भी 4 पेज का छोटा सा अखबार निकालेंगे 15 दिन में एक। तो उसमें जो हमारी अपनी खबरें हैं वो छाप दिया करेंगे, और लोकल जो लोगों से बातचीत करते हैं या जो लोगों की समस्याएं हैं उनको छाप देंगे। तो ज़्यादा बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था उस समय दिमाग में। लेकिन जब अखबार का टाइटल आया, और टाइटल आया महावीर समता संदेश, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप महावीर समता संदेश क्यों निकालते हो। तो उसका कारण यही था कि हमने मतलब क्या है कि आरएनआई में देना पड़ते हैं टाइटल, उसमें से वो एक सेलेक्ट करके देते हैं। तो वो उस समय जो पेपर नहीं निकल रहे होते जिन टाइटल से, उनमें से कोई, तो अब वो समता संदेश भी था उसमें, और लोहिया संदेश भी था, और महावीर समता संदेश भी था, और इस तरह से कई नाम हमने भेजे थे। उसमें से ये टाइटल
आया महावीर समता संदेश। एक बार तो देखा कि यार महावीर समता संदेश का अपन क्या करेंगे, लेकिन फिर कहा कि नहीं ठीक है, महावीर समता संदेश के नाम से ही निकालते हैं। और चूंकि मैं तो उस समय भी समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था, तो हमने मतलब बातचीत की, तो हमने कहा भाई कि महावीर से बड़ा तो समाजवादी कौन हुआ है देश के अंदर। और तो महावीर को ही समाजवाद से जोड़ा जाए और समता संदेश का, महावीर समता संदेश अखबार निकाला जाए। तो पहला अखबार निकला, तो उसमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए, मतलब जो लेख आए, हीरालाल जैन कोटा में है, एक बहुत पुराने समाजवादी थे, उनका लेख आया, नंद बाबू ने लिखा, और भी कई लोगों ने इस तरह से, तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि इसको थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए। तो मैंने रोडवेज वालों से बात की, मतलब रोडवेज की क्या प्रॉब्लम्स है। जी सर। तो सड़क पे एक मैंने विशेषांक निकाला, सड़क विशेषांक, उसमें सारी बसेस का और जो ट्रकों वगैरह का, ये सारी प्रॉब्लम्स को ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन थे के अध्यक्ष वगैरह से बात की। इस तरह से मैंने उसको निकालना शुरू किया। फिर मैंने एक अखबार की शेप में ये टूरिज्म पे एक जयपुर में टूरिज्म तो बहुत है ही है, मतलब अच्छा है और मेन व्यवसाय है टूरिज्म। तो इस तरह से मैं फिर धीरे धीरे इसमें घुसता गया। मेरा एक मैं जब मैंने अखबार निकालना शुरू किया, तो न तो मेरे को लिखना आता था, और न मैं कोई मतलब कोई बड़ी क्वालिफिकेशन भी नहीं है मेरी, तो मैं बहुत विद्वान भी नहीं था, लेकिन ऐसे ही मैंने शुरू कर दिया। एक संपादक रखा मैंने, जो मेरे अखबार की एडिटिंग वगैरह कर देता है, खबरें वबरें हम ला के देते थे उनको, तो और इस तरह से ये अखबार शुरू हुआ। फिर कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 92 में शुरू किया था हमने अखबार, और 97 में हमने एक लेखक सम्मेलन किया। हमने कहा अखबार से के लेखकों को जोड़ने के लिए, और लेखक जो हैं जो लिखते हैं इसमें, उनको इकट्ठा करके उनसे बात की जाए, और कि वो किस तरह का अखबार चाहिए, क्या है, इस तरह से, मतलब एक। तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई मेरे, कहा एक अखबार वाले भी लेखक सम्मेलन करते हैं क्या। पर वो सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ जी सर। और आप जानते हो तो शांतिलाल जी राकेश उस समय राजस्थानी अकादमी के अध्यक्ष थे जी सर। वो उस सम्मेलन में आए, वो कोटा रहते थे एक्चुअली, तो वो आए और उन्होंने उस अखबार को भी देखा और सारी चीजें, सम्मेलन को भी उन्होंने कहा ये बहुत अद्भुत काम किया है सर। और नंद बाबू तो हमारे साथ थे ही उस समय। तो ये मतलब इससे उस शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे हमने कुछ और एक विषयांक निकालना शुरू किया, एक आदिवासी अंक निकाला मैंने, और उसमें मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और उदयपुर जिले के सारे लोगों से मिला और बातचीत की। तो इस तरह से मैंने, और फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, मामा जी से जाके इंटरव्यू किया मैंने, मामा बालेश्वर दयाल जो बांसवाड़ा में स्थापित है। तो इस तरह से मैंने मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों पर मैंने काम किया और अपने वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की। तो इस सारे कामों में क्या हुआ कि मैं अखबार का ही होके रह गया मेरा व्यवसाय छूट गया और सबकी चीजें नष्ट भ्रष्ट हो गई। तो लेकिन मैंने बहुत अच्छे अंक भी निकाले, तो अभी कुछ बता सकता हूँ, लेकिन देखिए ये जैसे बाजारवाद के ऊपर, बाजारवाद और भगवान महावीर का आर्थिक सामाजिक चिंतन विशेषांक, ये मैंने उस समय निकाला था जब ये बाजारवाद का चालू हुआ था कबाड़ा। और इसी तरह से मैंने ये दिवाली पे तो बहुत अंक निकाले,
हर दिवाली पे मैं एक साहित्यिक अंक निकालता था, और इससे मेरे बहुत साहित्यकार मतलब मित्र बने, और इसमें पार्टिसिपेशन शुरू हुआ। सबसे पहले हमने ये अंक निकाला था दिवाली पे। इसके भी पहले एक हमने स्मारिका निकाली थी, 1 साल पूरा हुआ था तब। तो ऐसे हमने बहुत सारे काम किए। फिर हमने एक कहानी अंक निकाला, कहानी विशेषांक। फिर एक मैंने वो क्या कहते हैं उसको, अ, व्यंग व्यंग लेख और व्यंग के कार्टून्स, और उसके ऊपर मैंने एक लेख निकाले। फिर मैंने शिक्षा पे अंक निकाले, और शिक्षा पे मैंने अखबार की शेप में भी निकाले, और ये पत्रिका के शेप में भी निकाले। तो ऐसे शिक्षा पर लगभग मैंने 6 अंक निकाले इसी तरह। और वो बहुत अच्छे मतलब प्रचारित भी हुए, लोगों ने बहुत पसंद भी किया। मैंने मार्बल इंडस्ट्री पे अंक निकाला कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे तो समय ये कटर लेकर के बैठे हुए थे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए भी मैं केशरिया जी, राजसमंद, सब तरफ घूम करके उसकी सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठी करके तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ, और एक अलग विधा से, मतलब मेरा तो छोटा अखबार है, साप्ताहिक पाक्षिक अखबार था, कोई बहुत बड़ा अखबार भी नहीं था, और वैसे रिसोर्सेज तो बिल्कुल नहीं थे। तब भी मैंने और मैंने मतलब एक बार यहाँ मेरा वार्षिक, हर साल मैं वार्षिक समारोह भी करता था। और फिर 97 में मैंने वार्षिक ये लेखक सम्मेलन शुरू किया था। तो ये मैंने पहले तो 1-2 साल बाद किया, लेकिन 2003 में मैंने तीसरा सम्मेलन किया, और उसके बाद लगातार सम्मेलन किए 2012 तक। 12 में मेरे 20 साल पूरे हुए अखबार के, तो उसका भी अलग से किया, और 12 का लेखक सम्मेलन भी किया। उसके बाद 2013 में सम्मेलन नहीं हो पाए, क्योंकि वो चुनाव का वर्ष था, और चुनाव में मतलब लोग ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं। और फिर मेरे वाइफ की डेथ हो गई, तो वो सारा काम बंद हो गया। अखबार भी मतलब जो पहले मैं 12 पेज का अखबार निकाला करता था, वो 8 पेज का रह गया। और मतलब एक तरह से मन बिल्कुल उजाड़ हो गया। 8-10 महीने मैंने कुछ काम भी नहीं किया, और इवन मैंने एडिटोरियल भी नहीं लिखे, अखबार जरूर छपता था। इस सारे काम में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी मदद की, मतलब। और फिर हमने ये लेखक संवाद शुरू किए 15 दिन के अंदर, तो वो भी ठीक ही हुए। उनकी भी 2 साल की एक पुस्तक मैंने निकाली है, यहाँ भी पढ़ी होगी कहीं से। तो इस तरह से मतलब था पूरा ये रहा। और अब आपके सामने ही है सारी चीजें। तो कुल मिला के ये है जर्नी, मेरी छोटी सी जर्नी है। बहुत बड़ा काम अचीवमेंट तो नहीं किया मैंने, लेकिन जो काम किए वो मेरे संतुष्टि के। मैंने बहुत लोग के खिलाफ भी छापा, खिलाफ मतलब मेरे वाला था। मैंने जो है अपनी जो कलम है उसको कभी किसी प्रलोभन से या डर से रोका नहीं, और हमेशा बेबाक होकर के आपने जो है अपनी कलम चलाई है। तो मैंने आपके पुराने लेख भी देखे, तो उसमें मैंने यही देखा कि आपने जो है जो शक्तिशाली लोग हैं, या जो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है, या जो धार्मिक संगठनों के गुरु हैं, या दूसरे इस तरह के जो लोग हैं, आपने उनके खिलाफ भी जो है बेबाकी से लिखा, बिना डरे लिखा। तो इस दौरान कोई ऐसी घटना हुई हो जो यादगार हो, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। नई घटनाएं तो छुटपुट छुटपुट होती रहती है। जी सर। मैंने नारायण सेवा संस्थान के खिलाफ खूब छापा, और मैंने ये लिखा कि ये जो है एक फ्रॉड संस्था है, जो पैसा तो बहुत इकट्ठा कर रही है, लेकिन उन जो पेशेंट्स हैं, जो विकलांग जो यहाँ हैं, उनके ऊपर वो कुछ भी मतलब उस तरह से खर्च नहीं कर रही है जितना पैसा आता है। और फिर इन्होंने जो पोलियो हॉस्पिटल खोला, तो पोलियो हॉस्पिटल में भी इन्होंने जो है
बहुत सारे घपले किए। इनको सरकार देती थी पैसे हर ऑपरेशन पे, 2-2,500 रुपये, जो भी उस समय की रेट हो, पता नहीं, आई डोंट नो। बट सरकार देती थी, ये दानदाताओं से अलग लेते थे। और उस समय जितने लोग ऑपरेशन कराने आते थे उनसे भी पैसे लेते थे। तो मैंने इसको उजागर किया। उस समय इन्होंने मेरे को धमकी वमकी भी दी, और पहले तो इन्होंने बहुत लोगों को मेरे से मिलाया जी जी कि यार इनको समझाओ आप, जो मेरे खिलाफ नहीं छापे। और मैं जो जो भी आते थे, मतलब मेरे मित्र ही होते थे वो, तो मैं उनसे एक ही बात कहता था कि भाई, अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो मेरा कोई इनसे कोई वो नहीं है, मेरी कोई एलर्जी थोड़ी है इनसे, या मैं इनका दुश्मन थोड़ी हूँ। अच्छा काम करेंगे तो मैं अच्छा छापूंगा, जी जी लेकिन वहाँ अगर ये घपलेबाजी करेंगे तो फिर वो घपलेबाजी ही छपेगी। तो बहुत सारे लोग आए थे, मेरे मेरे इवन मेरे समधी ने भी 2-3 बार मेरे को कहा, अरे यार वो आया था और कह रहा था यार। मैंने कहा सर आप बताओ कि वहाँ ये मैं जो लिख रहा हूँ जी वो जी होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही लिख रहे हो। मैंने कहा फिर दैट्स ऑल, उसको मतलब सुधार करना है, उसको करना है। एक बार मेरे एक मित्र हैं, चौहान करके थे, बुजुर्ग थे, काफी डेथ हो गई उनकी अभी। जी सर वो उनको लेके आया। वो भामाशाह के नाम से फेमस थे, तो एक बार मैंने एक लेखक सम्मेलन किया था, तो उनसे कुछ ये सहायता मिली थी। जी सर तो उनको लेके आया वो, तो वो बोला यार यार आप जो है इनके खिलाफ छापना बंद कर दो यार, इसके वहाँ सूरत से पैसे आते थे, आपका अखबार सूरत जाता है, जो पैसे आने बंद हो गए। मैं तो चाहता ही यही हूँ कि इनके पैसे बंद हो जाएं। तो कि नहीं नहीं, अब अंडा अंडे खिलाफ नहीं छाप। मैंने कहा यार चौहान साहब, आप बड़े आदमी हो, मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और ये किला जी है, ये भी बहुत सम्मानित आदमी है उदयपुर के अंदर। लेकिन मेरे को ये बताओ कि इनके वहां सब ठीक कर दिया है क्या? ठीक कर दिया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मैं और कुछ नहीं चाहता, ये लिखते हैं निःशुल्क और पैसे लेते हैं, तो ये मेरे को ठीक नहीं लगता है। आप वहां पर एक बोर्ड लगवा दो, कुछ मत करो, कि इस काम के इतने पैसे लगेंगे, दैट्स ऑल। फिर मैं तो झांकूंगा ही नहीं उधर। जी जी सर लेकिन वो तो होना नहीं था क्योंकि अगर वो लगा देते तो फिर दानदाता से कैसे लेते। तो खैर ये छोटी मोटी बातें हैं। मैंने एक बार महेंद्र जी, यहाँ जो है महेंद्र जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। उसके पहले एक उनका वो भाजपा के सांसद का चुनाव लड़ रहे जी थे, सर और बहुत प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब वो। तो उनके पहले एक उनका बयान था कि संसद में तो जो है जेब कतरे और लुटेरे जा रहे हैं, जी जी बाकी तो सब मतलब अच्छे आदमी तो जा ही नहीं सकते। तो जब वो खड़े हुए तो मैंने एक कॉलम छापा कि अब महेंद्र जी जेब कतरों के साथ बैठेंगे। तो बहुत ही वो नाराज होंगे फिर नाराज, फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मिलता ही नहीं हूँ किसी से वापस। ऐसे ही एक बार ये जो नारायण सेवा संस्थान, जी इनके यहाँ पर राष्ट्रपति आने वाली थी, जी जी प्रतिभा पाटिल। जी और मेरे को पता लगा तो मैंने अपने अखबार में एक 4 पेज की खबर छापी जी कि अ, राष्ट्रपति के साथ धोखा। अच्छा ओ जिस परिसर का ये उद्घाटन करने आ रही जी है जी उसका पहले हो चुका हाँ हाँ है। और ये एक छोटी सी खबर डाल करके, मतलब और भी होगा कुछ तो, लेकिन 4-5 लाइन की खबर खुल थी और डाल। अच्छा, मेरा अखबार तो बहुत छोटा है, फिर डाक से जाता है, 2-3 दिन लगते हैं उसमें पहुंचने में भी, कई जगह 5-5 दिन भी लग जाते हैं। तो लेकिन हुआ ये कि वो खबर एज इट इज प्रातःकाल में छपी। तो प्रातःकाल में छपी तो प्रातःकाल तो रोज पढ़ने वाला जी जी अखबार है। तो एकदम प्रशासन चौकन्ना हो गया, उसने उन्होंने देखा कि यार क्या है ये मामला, तो उन्होंने बुलाया। तो पहले तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं था, वो तो उस अंदर वो था उसका किया। तो फिर उसका जो है वो परिसर का जो उद्घाटन हुआ था उसका फोटो वोटो और वो सारी चीजें मेल पे डाली और सारा। तब प्रशासन ने इसको भी डांटा, और राष्ट्रपति नहीं आई फिर। अच्छा
जोधपुर आई थी, और भी कई 2-3 जगह प्रोग्राम थे उनके, अच्छा अच्छा। वहां तो आई, लेकिन उदयपुर में नहीं आई। हाँ तो ये मतलब कुछ चीजें हैं जो याद है, जी सर। मतलब बाकी कई अफसरों के खिलाफ छापे मैंने, जी जी सर। और फिर बाद में मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हुए। उस समय तो वो बहुत नाराज हुए, जी लेकिन जी। उन्होंने कहा कि यार ये सच्चाई छापी, और बिना स्वार्थ के। बाकी तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा छापते हैं और फिर पैसे ले लेते हैं, तुमने पूरा छापा और पैसे भी नहीं जी लिए। ये बड़ी बात तो है। हाँ, तो मैं मतलब ये है कि भी अपन ने मतलब मेरा अच्छा इन चीजों से ज्यादा वो नहीं था। मैं तो दरअसल मैं तो समाजवादी आदमी था और समाजकर्मी था, तो मुझे तो चिंता थी किसानों की, मजदूरों की, जी जी। और उनके सुधार की, मतलब उनके जीवन में कैसे सुधार हो, उसके ऊपर आदिवासियों की। तो मैं कई जगह आदिवासियों के सम्मेलन में भी जाता था, इधर उधर सारा। तो ये सारा मामला था। जी सर। तो सर आपके इस महावीर समता संदेश को 32 वर्ष हो गए हैं। तो आपने ये लंबी यात्रा जो है अपनी, सारी इतनी लंबी यात्रा का बड़ा संक्षिप्त रूप में लेकिन बहुत ही अच्छे से जो है वो हमको इसकी जानकारी दे दी है कि आपका जीवन जो है कितना संघर्षपूर्ण था, पत्रकारिता का जीवन भी कितना संघर्षपूर्ण था। और अगर आप ये सब अपने किसी स्वार्थ के लिए करते तो आज जो श्रद्धा हमारे मन में आपके लिए है वो नहीं रहती, क्योंकि आपने निस्वार्थ होकर और बिना डरे ये सारे काम किए, और समाज हित में किए, लोक हित में किए, आम आदमी के हित में किए, मजदूर के हित में किए, किसान के हित में किए। तो इसीलिए ये जो कार्य हैं ये भुलाए नहीं जाएंगे, याद याद रखे जाएंगे और हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। आखिर में एक सवाल मैं और थोड़ा हाँ, पूछता हूँ मैं। वर्तमान में जो बड़े अखबार हैं और उनकी जो पत्रकारिता है उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये पेड न्यूज़ का ज़माना है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? शैलेंद्र जी, मैं इस प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले एक जी घटना और बताना चाहता जी हूं, सर जो बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। अ, एक एमबी कॉलेज, ये जो है सुभाड़िया यूनिवर्सिटी का साइंस कॉलेज है, जहाँ जी पे जी। महाराणा भूपाल सिंह की एक प्रतिमा लगने वाली थी, और उसका एक कार्ड छपा था। वो जी कार्ड मेरे पास पता नहीं कैसे आ गया। तो मैंने उस कार्ड को देख करके और वाइस चांसलर को एक चिट्ठी लिखी, मतलब एक हाँ, चिट्ठी लिखी, मतलब जी बल्कि चिट्ठी क्या लिखी, मैंने उस अखबार में सीधा ही छाप दिया जी जी। कि ये कहाँ के महाराणा, कौन से महाराणा, क्योंकि हाँ। उसमें लिखा हुआ था महाराणा मेवाड़ जो हम्म। है इसका उद्घाटन करेंगे। मैंने कहा एक वाइस चांसलर को ये भी बताना पड़ेगा क्या कि 1947 के बाद कोई जो है महाराणा वाराणा नहीं रहा है। हमारा संविधान है, और संविधान से देश चलता है, उसमें महाराणा नाम की कोई चीज नहीं। तो वो अखबार में भी छापा था मैंने, जी इस सर। किताब में भी है, आपने पढ़ा जी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बड़ा तो प्रसन्न पड़ा। तो उस पे एक बीएन कॉलेज के कुछ किसी ने पता नहीं मेरे को फोन किया कि सारा सारा सारी जिंदगी खत्म होगी, दिखे अभी सारी रेखा समाप्त होगी जीवन ये, હું तलवार लेने आई रही हूँ। अच्छा। तो खैर वो तो नहीं आया, लेकिन मतलब जी कहने का मतलब ये है कि जी उसने फिर उस ढंग से पढ़ा होगा उसको, तो उसके बारे में कुछ जी। नहीं था। मतलब महाराणा साहब के खिलाफ तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन वो जो बात थी कि भाई हाँ हाँ बिल्कुल सर। संविधान में अब महाराणा नाम की और मेवाड़ नाम की कोई चीज नहीं है, हम उसको यूं ही ढोए जा रहे हैं जबरदस्ती। तो ये सामंती जो हमारे दिमाग में, जो जातिवाद और सामंतवाद जो हमारे दिमाग में भरा पड़ा है, उसको निकालने की जरूरत जी है। सर। जब तक वो नहीं निकलेगा, जी कानून का राज नहीं आ सकता, और संविधान का राज नहीं आ सकता जी है। सर। तो इसीलिए हमने अभी, आपने देखा होगा कि हमारे कार्यक्रमों में हम संविधान की प्रवेशिका जी को पढ़ाना शुरू किया बिल्कुल, है। बहुत अच्छा शुरू है किया ना? आपने। तो ये एक इसी से, मतलब मैं तो कहता हूँ इसको हर स्कूल में असेंबली टाइम पर जी पढ़ाना चाहिए, मतलब जी रोजाना, जी जी ताकि बच्चों को ये मालूम पड़े कि हम जी किस देश में रह रहे हैं, जी उसका संविधान क्या कहता जी है, जी हम सब बराबर हैं, सबका अवसर बराबर मिलने चाहिए, कोई लिंग से, जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, क्षेत्र से भेदभाव नहीं होना जी चाहिए। ये सारी चीजें उस छोटे सी प्रवेशिका में लिखी हुई जी है। जी तो उसको पढ़ाना, पढ़ना और लोगों को कंठस्थ कराना बहुत जरूरी जी है। सर। तो ये तो एक अब आपने जो प्रश्न किया है वो थोड़ा टेढ़ा प्रश्न है, जी सर। लोग मेरे से बहुत नाराज हैं, वैसे ही और नाराज हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो अभी कोई पत्रकारिता हो ही नहीं रही जी है। सर। पत्रकारिता का मतलब होता है कि
जनपक्ष को उजागर करना और सत्ता पक्ष पे सवाल करना। ठीक सर। इस समय बिल्कुल सत्ता पक्ष को तो बिल्कुल छोड़ दिया है, कोई सवाल नहीं करता है, और सिर्फ जनपक्ष पे ही, जनपक्ष को भी कोई नहीं। हाँ, ये कभी कभी नदी और पहाड़ और ये पे जरूर चर्चाएं हो जाती है, पर जनपद पर कोई ऐसा नहीं है कि उससे कोई वो हो। तो बड़े बड़े अखबार, मतलब राष्ट्रीय अखबार जो है, अमर उजाला और जनसत्ता तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया और कोई भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मतलब 11 साल में, मतलब 10 साल, 10.5 साल हो गए, किसी ने भी नरेंद्र मोदी से आज तक कोई सवाल नहीं किया, और उसकी सत्ता से कोई सवाल नहीं किया। किसी ने नहीं पूछा कि ये तुमने जो नोटबंदी की उसके क्या फायदे हुए, ये किसी ने नहीं पूछा कि आपने ये जो जीएसटी बेवकूफ़ी भरा के तरीके से लगाया है, तो इसका क्या कारण। और किसी ने नहीं पूछा कि जब आपने एक बार कहा कि पेट्रोल के दाम मार्केट वैल्यू से है, अब मार्केट रेट में जो जो भी मार्केट के हाथ में है, मार्केट जो रेट होगी वो वसूल किए जाएंगे, लेकिन आप रोज बढ़ाए जा रहे हो। मार्केट में जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, तब भी हमको जो है 100 रुपए से ऊपर में पेट्रोल मिल रहा है। तो ये सवाल बड़े सवाल हैं, और ये कोई नहीं पूछ रहा है। मतलब मैं तो नरेंद्र मोदी की बात नहीं, मैं नरसिम्हा राव की भी बात कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव ने 1992 में पॉलिसी बदल दी। किताब में, संविधान की किताब में लिखा है कि हमारा देश संविधान समाजवादी विचार से चलेगा, उस नीतियों से चलेगा, और वो पूंजीवाद लिया है। किस उन्होंने, अच्छा, न तो उन्होंने पहले और न बाद में कभी ये नहीं, मतलब जनता से पूछा। अगर वो 92 का जो चुनाव लड़े, अगर वो इस इशू पे लड़ते कि हम पॉलिसी बदलेंगे और फिर जीत जाते, तो समझ में आती बात, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जीतने के बाद जो है पॉलिसी बदल दी। तो ये जो बातें हैं, मतलब अभी जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो धर्मनिरपेक्षता का चूरन बना चुकी है, लेकिन हमारे संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। फिर एक और बड़ी बात यह है कि हमारा देश लोकतांत्रिक भी है और अहिंसावादी देश है, शांतिवादी देश है। और हमने, मतलब पिछले 50-60 साल में हथियार बनाए, लेकिन वो अपने उपयोग के लिए बनाए, हमने बेचे नहीं। आज की डेट में हम जेनोसाइड के लिए, मतलब कत्लेआम के लिए हथियार जो है लोगों को दे रहे हैं। मतलब इजराइल को हम हथियार बेच रहे हैं, और वो जो है गाजा में और अब लेबनान में जो वो कत्लेआम कर रहा है। इसी तरह से हम रूस को हथियार, ये गोला बारूद भेज रहे हैं, जो यूक्रेन में जो है वो कर रहा है, मतलब जेनोसाइड कर रहा है। तो ये हमने जो, हम मर्जी हो जैसे पॉलिसी बदल सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। हमारा देश जो है किसी संविधान से चल रहा है, या तो आप संविधान को इसमें बदल दो भाई, हम समाजवाद नहीं रहेगा, हम कल्याणकारी राज बताते हैं, और फिर जो है हर चीज पे पैसे लगा रहे हैं और हर चीज को प्राइवेट कर रहे हैं। कल्याणकारी राज में अगर आप शिक्षा भी प्राइवेट कर दोगे और पैसे लेकर के और शिक्षा दोगे, तो फिर क्या कल्याण हुआ। शिक्षा प्राइमरी चीज है, वो हर व्यक्ति को केजी से लगाकर पीजी तक मुफ्त मिलनी चाहिए, और उस पर निवेश होना चाहिए। तो उस पर निवेश घटाते जा रहे हो। कभी कभी 4% निवेश हो गया था जीडीपी का, 4%, आज 2.5 रह गया वापस। तो ये क्या पत्रकार, लेकिन पत्रकारिता और पत्रकार ऐसे सवाल पूछ नहीं रहा है कभी भी। बिल्कुल। अब हमारी तो खैर ज्यादा हैसियत नहीं है, छोटे लोग हैं, उदयपुर जैसे छोटे शहर में काम करते हैं, तो हम तो वहां जाकर के नहीं पूछ सकते। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार अखबार चला रहे हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स चला रहे हैं, वो तक जो डिबेट कराएंगे तो मस्जिद पे कराएंगे, और वो क्या वो कौन से वो बनारस में वो मंदिर के पीछे वो मस्जिद थी ना, वो उस पे कराएंगे, या मथुरा के उस पे कराएंगे। मतलब ये नहीं कि आदमी जिए कैसे, इसके ऊपर कोई बहस नहीं है आज की डेट। तो गोदाम भरे हुए हैं और पेट भूखे हैं लोग, कपड़े से कोठार, मतलब पूरे भरा हुआ मार्केट, लेकिन आदमी के पास है ही नहीं पैसा, खरीदे कैसे।
जी सर। आप में जो है एक सच्चे पत्रकार की वाणी बोलती है। अपने आज का जो पत्रकारिता का परिदृश्य है उस पर भी काफी सटीक और अच्छी जो है टिप्पणी की है। तो चूंकि कार्यक्रम काफी समय हो गया, अब इसको तो हम यहाँ समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने पत्रकारिता जीवन के बारे में, वर्तमान में पत्रकारिता का जो परिदृश्य है, इस सब के बारे में बहुत अच्छा हमें जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो। मित्रों, आपसे फिर में एक अपील है कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इससे निरंतर जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, हम आभार। धन्यवाद। आपने थोड़ा मेरे को भावुक कर दिया।